नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मैं आज के हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रोफेसर जी एस तोमर सर को, जो अध्यक्ष हैं विश्व आयुर्वेद मिशन के। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सर अनम्यूट कर लीजिएगा। ओम श्री शीतलानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं हमारे एसोसिएशन के, गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री RS वर्मा साहब को, पूर्व आयुक्त, और साथ साथ में इसके पदाधिकारियों में डॉक्टर श्री सुरेंद्र सिंह जी और हमारे गर्ग साहब, साथ में जुड़े हुए अन्य गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम और नमन करता हूं कि आप जिस जिजीविषा के साथ अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं देने के बाद आज इस एसोसिएशन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, मैं सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं तो इसका एक सदस्य भी हूं। साथ साथ में मैंने चर्चा किया, हमारे सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे, आप जो है स्नातकोत्तर आपने शिक्षा प्राप्त किया है आयुर्वेद में, विशेष रूप से मेडिसिनल प्लांट्स में, और आप पीलीभीत से पीजी करने के बाद में इस समय भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार में आप चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित भी हैं और वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। नियमित रूप से 100 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार्स को हम लोगों ने संचालन किया है। आरोग्य भारती के आप जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन के उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी भी हैं। तो मैंने आपसे कहा कि किसी प्रकार से हमारे नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के मंच पर मैं चाहता हूं कि डॉक्टर वर्मा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स को इस पोषण माह में हम एक व्यक्तिगत रूप से जो जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध है वो लोगों के पास जरूर भेजने का प्रयास करें। तो ये जानकारी हम प्रस्तुत करने के पहले मैं उचित समझता हूं कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत जो है उद्घाटन व्याख्यान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अत्यंत सक्रिय और कर्मठ हमारे ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी श्री RS वर्मा साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि पहले आज के कार्यक्रम की भूमिका के संदर्भ में और इसको उद्घाटन के रूप में आप अपने चंद शब्द आशीर्वचन के रूप में देने का कष्ट करें। उसके बाद मैं इसके विषय पर आपके सामने अपनी बातें रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्री RS वर्मा साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और कृपया उद्घाटन के रूप में प्रारंभ में आप चंद शब्द आशीर्वचन के रूप में कहने का कष्ट करें। श्री RS वर्मा साहब। धन्यवाद डॉक्टर GS तोमर साहब, अध्यक्ष विश्व आयुर्वेदिक मिशन और गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के महत्वपूर्ण और सक्रिय सदस्य आदरणीय तोमर साहब, डॉक्टर अवनीश चंद पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक आदरणीय गर्ग साहब, सुरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर VK श्रीवास्तव, किरण बाला पांडे जी और जो जुड़े हैं डॉक्टर PCL श्रीवास्तव जी वगैरह वगैरह, सभी
का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और भी जो एसोसिएशन के बाहर से भी तमाम लोगों को संदेश दिया था, उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की थी इस कार्यक्रम में भाग लेने की, इस कार्यक्रम को सुनने की, उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर GS तोमर साहब के कि इस समय जो पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, भारत सरकार के निर्देशानुसार एक पोषाहार माह चलाया जा रहा है, जिससे कि जिसमें ये प्रयास है कि जन जन तक ये बात पहुंचे कि किस प्रकार का आहार इस समय हमको कब लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियां अपने स्वास्थ्य के प्रति बरतनी चाहिए, इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो इस पोषाहार माह में जो हमको आयुर्वेदिक मिशन से जो ये सहयोग मिला है डॉक्टर GS तोमर साहब के कारण, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और डॉक्टर GS तोमर साहब को सभी जानते हैं, आपसे भली भांति सभी परिचित हैं, आपके भारत सरकार में सदस्य भी हैं और आपका बहुत रिसर्च वर्क है आयुर्वेद की दिशा में। तो आज हम उनसे पहले विस्तार से जानेंगे कि हमको किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, अपने परिवार के लोगों की स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से उनको चैतन्य रखना चाहिए और क्या करना चाहिए कि हम लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। और उनका व्याख्यान जब हो जाएगा तो अगर किसी को जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो वह ऑनलाइन आदरणीय डॉक्टर तोमर साहब से और भी जो विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में बोलेंगे अभी, उनसे पूछे जा सकते हैं और वो मुझे पूरी आशा है कि उसका समाधान करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा और सबको धन्यवाद दूंगा और विशेषकर से आयुर्वेद मिशन के लोग जो हैं उन सबको धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर GS तोमर साहब को धन्यवाद दूंगा, गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग उपस्थित हैं उन सबको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके उद्बोधन से निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपने बातें सबके सामने कही, तो मैं आज इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी डॉक्टर हजारीलाल हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। श्रीमती सुधा प्रकाश जी हमको दिखाई पड़ रही हैं, मैं उनका प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और भी सभी सहयोगी श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों को प्रणाम करते हुए एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। हमको अपने जीवन में ये महसूस करना चाहिए कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारा अपना एक व्यक्तित्व है, बहुत जीवन जी लिया परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमको स्वयं कुछ अपने लिए भी जीने का प्रयास करना है। अर्थ का कार्य, पैसे का कार्य केवल जो है संचय करके उसको देखना और बराबर पासबुक पर नजर रखने से ही काम नहीं चलेगा। धन की 3 गतियां होती हैं। धन की गति होती है जो शास्त्र में बताया गया है कि भोग, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति धन की कही गई है, वो होता है दान। जो नीडी है उस आदमी को हम सहयोग करने का प्रयास करें। और साथ साथ में दूसरी गति होती है भोग। आप अपने उपयोग के लिए, परिवार के उपयोग के लिए, समाज के उपयोग के लिए उसका भोग करें। यदि आप दोनों काम नहीं करेंगे तो अंत में इसका नाश होगा। तो मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपने अब तक जो संचय किया है, जो नेम और फेम आपके पास है, तो इस शरीर को सर्वस्वम सब त्याग करके शरीरम अनुपालयेत्, हमें शरीर की रक्षा करना चाहिए। ये शरीर ही है जिसके माध्यम से आप सब काम करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगः तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो है पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं। और इन चारों की प्राप्ति के लिए
आरोग्य होना बहुत आवश्यक है। बिना आरोग्य के, बिना स्वस्थ रहे न तो आप धार्मिक कार्य पूरा कर सकते हैं, न अर्थ का संचय कर सकते हैं, और न ही अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते, वो अंत में न मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम प्रवृत्त हो सकते हैं। तो हमको अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में हमेशा जागरूक रहना चाहिए, और विशेषकर इस अवस्था में जब जीवन का एक एक्टिव समय आपने समाज की सेवा में, सरकार की सेवा में आपने समर्पित किया, अब आप अपने इस समय को अपने लिए उपयोग करें, और निश्चित रूप से आप जीवेम शरदः शतम पश्चेम शरदः शतम, ये परिकल्पना हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में है कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहें। और कैसे जीवित रहें? जीवित रहने का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि आप केवल जीवित रहें, प्रशस्त ज्ञान इंद्रियों के साथ जीवित रहें, आपकी इंद्रियां पूरी तरह से काम करती रहें, आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब एक्टिव रहें, ऐसी स्थिति में आप कार्य करते रहें। इसकी परिकल्पना हमारे धर्मशास्त्र में की गई है, हमारे आयुर्वेद में की गई है। तो हमको चाहिए कि निश्चित रूप से हम शरीर के को स्वस्थ एवं संपन्न रखने का हम प्रयास करें। दूसरी बात, वर्तमान में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कि निश्चित रूप से सदियों तक याद किया जाता रहेगा। कोरोना महामारी के काल में, इस कालखंड में बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिनके बारे में कभी हमने कल्पना नहीं की थी। आज हम देखते हैं कि कोरोना महामारी के समय में संपूर्ण विश्व में चिकित्साविदों ने एक मत होकर के, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, चाहे और मेडिकल एसोसिएशन हो, सबने एक मत से यह तय कर दिया है कि आज के परिदृश्य में आपको अगर रहना है, बचना है कोरोना से, तो आपको अपने इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखना है। क्योंकि कोरोना ही नहीं, आने वाले समय में अनेकों इस प्रकार के वायरस आपके सामने आते रहेंगे और आते रहे हैं। चाहे हम HIV की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, एबोला वायरस की बात करें, तो अनेकों वायरस आते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये वायरस भी है, कुछ समय तक हमारे साथ रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में हमको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखना है, तभी हम इससे पार पा सकते हैं। साथियों, हजारों वर्ष पूर्व हमारे महर्षियों ने ये परिकल्पना की थी। 5000 वर्ष पूर्व सुश्रुत संहिता का आविर्भाव हुआ। इस सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया कि ये इन्फेक्शियस रोग कैसे फैलते हैं, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, उन विधियों में एक नई चीज आप कोई जोड़ नहीं सकते किसी भी इन्फेक्शियस रोग के फैलने के कारणों में। आचार्य ने लिखा कि प्रसंगात का संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्या सनाश्चैप वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरम च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामक निरांजनम। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये औपसर्गिक और इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं, वो कैसे फैलती हैं? प्रसंग करने से, सेक्सुअल इंटरकोर्स। गात संस्पर्शात, एक शरीर को दूसरे शरीर के साथ मिलने से। निश्वासात, सांस लेने से आसपास। सह भोजनात्, एक दूसरे का जूठा भोजन करने से। सह शय्या, एक आसन पर बैठने से। सह शय्या सनाश्चैप वस्त्रमाला, एक दूसरे के वस्त्र पहनने से, एक दूसरे की माला बदलने से, कॉस्मेटिक्स ऑर्नामेंट्स पहनने से। अनुलेपन, कॉस्मेटिक्स को शेयर करने से। ये 4 बीमारियों को उदाहरण दिया। कुष्ठ, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ज्वर, इन्फेक्शियस फीवर, शोष, ट्यूबरकुलोसिस और कंजंक्टिवाइटिस। इन 4 रोगों को उदाहरण देते हुए कहा कि ये बीमारियां एक दूसरे से इस तरह से फैलती हैं। तो साथियों, इस फिजिकल डिस्टेंसिंग कोई नई चीज नहीं है। आज आपके सामने जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द यूज किया जा रहा है, वर्तमान में मैं उसको भौतिक दूरी बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही नहीं है। हमारे वर्मा साहब नियमित रूप से वेबिनार्स के माध्यम से, इस वर्चुअल प्रोग्राम्स के माध्यम से आप सबसे जुड़े हुए हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से नियमित रूप से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो हमारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए
कि ये सारी चीजों का हम ध्यान रखें। दूसरी बात, आज का ये व्याख्यान देने का तात्पर्य और औचित्य, आपने देखा होगा कि प्रारंभ में एक न्यूट्रिशन डे हम मनाते थे सितंबर में, बाद में देखा इस न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या है। आपने देखा कि भारतवर्षी नहीं, विश्व में माल न्यूट्रिशन से होने वाली डेथ्स क्लिनिक ना हो ना पोषण के अभाव से। अवनीश जी बाकी के सब माइक्स को म्यूट कर दें। अवनीश जी बाकी के सब माइक्स को म्यूट कर दें। डॉक्टर अवनीश पांडे। अरे यार तुमने हॉस्पिटल अगर आदमी शादी आप लोग आपस में बात न करें, अपना माइक को म्यूट करने के बाद बात करें। डॉक्टर अवनीश और तो छाती अवनीश जी अवनीश जी हमें फील है डॉक्टर अवनीश पांडे कर भी आएगा। तो आप अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। आवाज आ रही है क्या भैया कितनी आ रही? अरे मैं कह रहा हूं अपने माइक को म्यूट रखें। तुम्हारी राजी हो, नाराजी हो भैया, आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज। तो हमें आगे चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने कि हमको जो है पोषण सप्ताह मनाया जाने लगा। अवनीश जी डॉक्टर अवनीश पांडे, तो मैं पोषण सप्ताह मनाया जाने लगा और पोषण सप्ताह के बाद स्थिति आई कि आज पोषण माह मनाया जा रहा है। तो पोषण माह मनाया जा रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि माल न्यूट्रिशन हमारे देश की एक विशाल समस्या बनी हुई है। आज एक मेरा निवेदन आप सभी लोगों से और है कि जिस अन्न का को हम भगवान मानते हैं, इसकी हम पूजा करते हैं, भोजन करते समय हम हमेशा सबसे पहले अन्न की थाली को हम प्रणाम करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, तो हमको इसका दुरुपयोग कतई नहीं करना चाहिए। शादी विवाह वगैरह में या किसी भी फंक्शन में अन्न का जो दुरुपयोग होता है, वो दुरुपयोग को रोकने का हमको प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हजारों और लाखों उन लोगों को जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, और हम अगर अन्न का दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसका बड़ा और घातक प्रभाव पड़ेगा। तो हमको जो है अन्न के महत्व को जानना चाहिए। अन्न को हम भगवान कहते हैं, अन्नम प्राणम, अन्न प्राण है, ये इतना महत्वपूर्ण होता है। साथियों, आपके सामने एक बात और महत्वपूर्ण रखना चाहूंगा कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ माने गए हैं, 3 सब पिलर्स ऑफ बॉडी। ये 3 चीजों का बड़ा महत्व है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार का मतलब होता है कि जो भोजन हम करते हैं, उस भोजन के ऊपर आपके जीवन की तमाम गतिविधियां, आपके जीवन का तमाम चक्र डिपेंड करता है। निद्रा के संबंध में मैं देखता हूं कि हमारे सीनियर सिटीजन्स में, तमाम लोगों में, विशेष रूप से इस कोरोना कालखंड में तमाम इस प्रकार के रोगी हमारे पास आते हैं कि हमको नींद नहीं आ रही, अवसाद के पेशेंट्स आ रहे हैं, मेंटली एगोनी हो रही है, नींद लोगों की कम हो रही है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि नींद ही सबसे बड़ा एक जीवन का अंग है, जो कि आपको बहुत बड़ी इम्यूनिटी पावर देता है। आपके अंदर सक्रियता आती है, आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, यदा तो मनसिक क्लांते कर्मात्मानम क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नींद न आना को बारे में सोचना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोग है। एन सेली ने किताब लिखी, चिंता छोड़ो सुख से जियो। नींद आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे साथ डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं। डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह,
हमारे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर जी.के. सिंह को मैं प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत है। तो हमको जो है विशेष रूप से ध्यान ये देना चाहिए कि हमको नींद के संबंध में कब नींद आती है कि जब हम अपने आप को थका देते हैं। तो हमको भौतिक कार्य से, शरीर का कार्य करने से शारीरिक और मानसिक कार्य करना चाहिए। भले आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, एज ए सीनियर सिटीजन आप कोरोना के इस महामारी के समय में घर से बाहर नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप घर में टहल सकते हैं। मैंने महसूस किया कि 3000 से 4000 स्टेप्स मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, घर के अंदर ही टहलता हूँ, 3 किलोमीटर मिनिमम। तो आपको टहलना चाहिए और मानसिक रूप से कार्य करने के लिए आप कोई अध्ययन करें या कोई भी मेंटल आप अपना काम करें जिस कार्य में आपकी रुचि हो। मैंने कम से कम 45 कविताएं लिखी इस कालखंड में और नियमित रूप से मैंने करीब 135 व्याख्यान दिए हैं। तो आपको थकाना चाहिए अपने आप को। जब आप थकाएंगे तो आपको साउंड स्लीप आएगी और 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए यदि ये 4 से 5 घंटे भी है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो और ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है कि आपको संयमित जीवन शैली रखना है, कंट्रोल्ड सेक्स, इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार संभवो वस्तु रोगाश्चाहार संभवा। ये शरीर जो होता है वो आहार से ही निर्मित होता है और रोगों की उत्पत्ति भी आहार से ही होती है। तो इसलिए आहार के बारे में हम चर्चा आपके सामने करेंगे। आहार संभव वस्तु का तात्पर्य क्या है? सामान्य रूप से आप देखते हैं कि शरीर में भोजन करने के बाद इस भोजन का पाचन होता है, पाचन के बाद में इसका अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद शरीर में 7 धातुएं होती हैं। धातुओं में टिश्यूज को आयुर्वेद में उनको धातुएं कहा गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। क्रमशः इनका पोषण होता है। इन पोषण के बाद में अंत में एक धातु बनती है जिसको हम कहते हैं ओज। ओज सभी धातुओं का सार है और यही ओज को हम बल कहते हैं और यही बल आपका स्ट्रेंथ है, यही स्ट्रेंथ आपकी इम्यूनिटी है। इसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्याधि क्षमत्व आयुर्वेद में कहते हैं। तो अगर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है तो हमको अपने आहार पे विशेष ध्यान देना होगा। हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि आज रोगी हमारे पास आता है, हमारे पेट में जलन हो रही है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तो एक ही बात मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि ट्राई टू अवॉइड हरी, बरी एंड करी। हर काम में जल्दबाजी मत करिए, अधिक एंजाइटी मत लीजिए, अधिक चिंता मत करिए, और करी मीन्स अधिक स्पाइसी डाइट का प्रयोग मत करिए, मिर्चा मसाला कम से कम प्रयोग करें। तो आपको आहार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मैं कहना आपके सामने ये चाहता हूं कि आहार का महत्व अग्नि के सापेक्ष है। आहार आप बहुत रिच कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तो निश्चित रूप से ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, सवेरे फ्रूट्स भी खाते हैं, स्प्राउटेड सीड्स का भी सेवन करते हैं और भरपूर भोजन करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, फिर भी हमारा शरीर थकता जा रहा है, शरीर में थकान रहती है, हमको एनर्जी नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि द फूड विच यू आर टेकिंग इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन योर बॉडी ड्यू टू योर फॉल्टी मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म जो है वो फॉल्टी क्यों है? अग्नि की कमी के कारण। अग्नि को हमारे यहाँ क्या कहा गया है? शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवन्त्य अनामयः रोगी शाद विकृतम मूलम तस्मात् अग्नि निरुच्यते। अग्नि शांत हो जाएगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप कहते हैं ना कि इसका शरीर ठंडा हो गया। युक्ते चिरम जीवन्त्य अनामयः, यदि ये सही ढंग से काम करेगी तो आप बिना किसी रोग के 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। और विकृते, यदि ये विकृत हो जाती है तो आपको रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अग्नि को हमारे यहाँ मूल कहा गया है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जब अपना अस्तित्व बताया कि वृक्षम अस्वत्थो हम, वृक्षों में मैं पीपल हूं, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूं, तो अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु शरीर में आप क्या हैं? तो आप सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण
स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं शरीर में जठराग्नि के रूप में प्रतिष्ठापित हूं, अग्नि के रूप में प्रतिष्ठापित हूं, जो कि शरीर में 4 प्रकार का जो 5 अन्न होता है, असित, हादित, पीत और लीढ़, ये चारों प्रकार के भोजन का मैं पाचन करता हूं और आपको ऊर्जा प्रदान करता हूं। अग्नि का इतना महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर के इतने बड़े पार्ट में केवल अग्नि को ही अपना प्रतिनिधित्व बताया। तो साथियों, हमको अग्नि के सापेक्ष भोजन करना है। आपने पौष्टिक भोजन लिया, अग्नि आपकी सही है तो आपको काम करेगी। एक किसान काम करता है, रूखी सूखी रोटी खाता है, लेकिन उसकी अग्नि सही ढंग से कार्य कर रही है, तो जो खा रहा है उससे आपका पोषण हो रहा है, उससे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको भोजन भी अग्नि के सापेक्ष करना है। हमेशा याद रहे कि अगर खाने की इच्छा नहीं है तो भोजन नहीं करना चाहिए, अध्यसन नहीं करना चाहिए, भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। क्यों कि बहुत से ऐसे रोग हैं। मैं एक अनुभव केवल आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि आपको ये 4 बीमारियां 5 हैं, इन 5 बीमारियों को आप बिना किसी दवाई के ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारी? अक्ष कुक्ष भवा रोगा प्रतस्याया व्रणज्वरा पंचेतौ पंचरात्रेण रोगा नशत लंघना। अक्ष माने आंख की बीमारी, जैसे आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गई तो आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना, शुरुआत में केवल आप लंघन करें। लंघन का तात्पर्य यह नहीं है कि भोजन छोड़ दें, लंघनम लघु भोजनम, हल्का भोजन करिए, लाइट डाइट लीजिए। दूसरी बात, कुक्ष भवार होगा, पेट की बीमारियां हैं, आपको अपच हो रही है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, आपको पेट में जलन हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये सारी बीमारी जो आपको होती हैं, 5 दिन केवल आप उस जल का पान करें और मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं, हल्का दलिया वगैरह लें, तो आपको निश्चित रूप से आराम मिल जाएगा। इसी बीमारी के कंडीशन में यदि आपने अच्छी तरह से भोजन करना प्रारंभ कर दिया तो परेशानी हो जाएगी। तो अक्ष कुक्ष भवार होगा प्रतस्याय, जुकाम होता है, जुकाम सेल्फ लिमिटिंग है, 5 दिन तक आप हल्का भोजन करिए, जुकाम में तुरंत आराम मिलेगा। व्रण, आपको अगर एब्सेस हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, आप देखेंगे आपने जहां लंघन लघु भोजन किया, फोड़ा धीरे धीरे सप्रेस हो जाएगा। ज्वर, बुखार आ रहा है, तो बुखार की कंडीशन में भी आपको लघु भोजन करना है, ये हमारे यहाँ उपदेश किया गया है। खाने के लिए हम देखते हैं कि हमको निश्चित रूप से खाने के नियम ज्ञात होना चाहिए। आज उन नियमों के बारे में हम चर्चा आपके सामने करेंगे। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है कि आहारश्च विहारश्च यह दोष गुण समा धातुवे विगुणश्चापि श्रुत साम से प्रदूषका। ये अन्न एक तरफ तो प्राण देता है, एक तरफ तो ये जीवन को देने वाला है, और दूसरी तरफ ये प्राणों को नष्ट करने वाला भी है। आप देखते हैं क्या कहते हैं, क्या हो गया, अरे साहब हम भर्ती थे अस्पताल में, 50-60 नोशंस हो गए, ड्रिप लगी हुई थी, क्या हुआ था, डॉक्टर ने कहा कि साहब फूड पॉइजनिंग हो गया। जो फूड आपको एक तरफ जीवन दे रहा था वही आपको विष का काम किया। तो साथियों, इसके लिए हमको आहार संबंधी नियमों के बारे में विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। एक बात और आपके सामने बताना चाहूंगा कि 16वीं सदी में एक वैद्य लोलिम्ब राज हुए। लोलिम्ब राज ने एक इतनी अच्छी बात आपके सामने रखी। उन्होंने कहा कि पथ्ये सतिकरार्थस्य किमौषध निषेवणै, पथ्ये असतिकरार्थस्य किमौषध निषेवणै। जो व्यक्ति, पथ्य माने उचित आहार व्यवस्था, समुचित आहार विहार, जो पथ्य का सेवन करता है उसको औषधि सेवन की कोई जरूरत नहीं है, और जो औषधि पथ्य का सेवन नहीं करता उसको औषधि सेवन से कोई लाभ नहीं है। तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि आज का फिजिशियन एक लिमिटेड बिटवीन ए पिल एंड नाइफ। जब मॉस्को में कॉन्फ्रेंस थी नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, तो जापान के एक फिजिशियन ने कहा कि आज का डॉक्टर अपने आप को एक चाकू और गोली के बीच में सीमित रखता है। आप कोई परेशानी लेके जाएंगे तो आपसे कहेगा ये दवा खाइए, और जब दवा से ठीक नहीं होगा तो आपसे कहेगा सर्जरी करा लीजिए। आपको आहार व्यवस्था के संबंध में जानकारी नहीं दी जाती, इसका मतलब आपकी चिकित्सा का दिया गया जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपूर्ण है। इसलिए मेरे पास जो भी रोगी आते हैं तो मैं अपनी औषधि के साथ साथ में आहार व्यवस्था के बारे में भी चर्चा जरूर करता हूं।
डायबिटीज के पेशेंट को अगर हम जो है आलू चावल चीनी के बारे में निषेध करने की बात ना करें और हम दवा देते जाए तो एक तरफ ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा और एक तरफ वो दवा खाता जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो हमको पथ्य के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। ये अपथ्य होता क्या है, मिथ्या आहार क्या है? मिथ्या आहार के संबंध में 5 चीजें हैं। अकाले चाति मात्रम चहि असात्म्यम यच्च भोजनम मिथ्या आहारम इत्युक्त सदातम परिवर्जय। ये क्या है? अकाले, अकाल भोजन। अकाल का तात्पर्य है कि अभी हमें किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के फोरम पर मैं बुद्धा इंटरनेशनल टीवी शिकागो से मेरा व्याख्यान प्रसारित हो रहा था, तो वहां पर किसी ने इस बात को कहा कि अकाले चाति मात्रम से। देखिए कि हमारे यहाँ एक पेशेंट्स आते हैं, जब मैं पूछता हूं कि आपने टाइम पे भोजन करते हैं कि साहब टाइम से तो नहीं कर पाते, डिनर कब करते हैं आप कि रात को 2 बजे या 3 बजे, लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, चाहे IIM हो चाहे IIT हो। इन बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, उनका खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं है। तो ये अकाल भोजन बहुत ही नुकसानदायक है। भोजन करने का एक समय होता है, नियमित रूप से हम ऐसे भोजन करें। अकाले चाति मात्रम च, अति मात्रा में भोजन न करें। अति मात्रा में भोजन करने का तात्पर्य क्या है? हमारे यहाँ कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ बताई है, द्वौ पूरयेद अन्नम तो ये एकम प्रपूरयेत वायो संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत। जो स्टमक आपका है, पेट है जो, इसके 4 हिस्से कर लीजिए। 2 हिस्से तो आप अन्न से भरिए, द्वौ भागौ पूरयेद अन्नम, 2 हिस्से अन्न से भरिए, भोजन से भरिए। और तो एकम प्रपूरयेत, एक हिस्सा आपने जल से भरिए और एक हिस्सा खाली छोड़ दीजिए। किसके लिए? वायु संचारणार्थाय, हवा को संचारण करने के लिए उसको हमें खाली छोड़ देना चाहिए। अगर आपने ठूस ठूस करके खाना भर लिया चारों भाग में, तो आपको उल्टी आना, आपको डकार आना, पेट फूलना और तमाम बीमारियों के आप शिकार हो जाएंगे। किसी मिक्सी में जब आप मसाला पीसते हैं, आपने ऊपर तक भर दिया, थोड़ा खाली नहीं छोड़ा, थोड़ा पानी नहीं डाला, तो पता लगा वो चीजें प्रॉपर्ली मिक्सअप नहीं हो पाती। उसी प्रकार से आपके स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा भोजन को मिलने के लिए एक हिस्सा खाली रहना चाहिए और जल का एक हिस्से से जल भरना चाहिए, जिससे भोजन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, अति मात्रम भोजन का हमें निषेध करना चाहिए। तो हीन भोजन का भी निषेध किया गया है। हीन भोजन का तात्पर्य क्या है कि नहीं साहब, हमको भूख तो लग रही है 4 रोटी की, बहुत मेहनत किया है और आपने कहा नहीं हमें वजन कम करना, हम 2 रोटी खाएंगे। तो ये भी आपके शरीर के ओज को कम करने वाला है, इम्यूनिटी को कम करने वाला है। अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज और योर नेचर ऑफ वर्क, आपको अपनी डाइट को और कैलोरीज को डिसाइड करना चाहिए। अब आती है बात हमारे आयुर्वेद में। चर्चा के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैदिक भागने में, ऋग्वेद में एक ऋचा आती है, उसमें लिखा गया है कि हितभुक, मितभुक, ऋतभुक और अशाकभुक, ये 4 जो उपदेश दिए गए हैं, ये चारों उपदेश कोरोना कालखंड के लिए अत्यंत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है कि हितभुक, भोजन आपको इस कालखंड में वही करना है जो आपके लिए हितकारी हो। माने आपको नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि हमको पिज्जा बर्गर हमने नहीं खाया लेकिन हम मंगा के जरूर खाएंगे। आपको जो भोजन सूट करता है आपको उसी का सेवन करना है। मितभुक, मितभुक का तात्पर्य है कि 4 रोटी की भूख अगर आपको है, कोशिश करिए आप 3 रोटी या 3.5 रोटी ही खाएं। अशाकभुक, अशाकभुक का मतलब पत्ते वाले साग सब्जी का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़ों से, इसकी टॉक्सिन्स की वजह से तमाम बीमारियां पैदा होने की खतरा रहता है। और ऋतभुक, ऋतभुक का तात्पर्य है कि इस ऋतु में उत्पन्न होने वाले फल और सब्जियों का ही आप प्रयोग करें। भगवान का जब भोग लगाते हैं तो पंडित जी कथा में क्या बोलते हैं कि ऋतुफल भगवान पर चढ़ाइए। भगवान भी ऋतुफल की बात करते हैं। तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए तरबूज को आज के मौसम में खाने की जरूरत नहीं है।
मैं नवंबर में अमेरिका गया तो मैंने देखा कि मुझे तरबूज मिला। तो आपको बेमौसम जो फल कोल्ड स्टोरेज वाले मिल रहे हैं उनका प्रयोग कथमपि न करें, आप ऋतु अनुकूल भोजन करें। एक बात और आपके सामने कहता हूं कि हमारा शास्त्र कहता है कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसी देश के अनुकूल भोजन करें, उस देश के अनुसार भोजन करें। इफ यू आर residing in North India, try to consume the food articles which are common in North India. If you are in South India, the food available in South India should be suitable to your personality. आपके व्यक्तित्व के लिए चावल सूट करेगा साउथ इंडियंस को, और नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो वहां आपको काली दाल मिलेगी, वहां पीली दाल का भी प्रयोग नहीं करते। वो डिपेंड करता है देश और काल के अनुकूल। तो आपको किस जगह का भोजन है, जिस देश में आप उत्पन्न हुए हैं उसी देश की औषधियां, उसी देश के आहार, उसी देश की चीजें आपको लाभकारी हैं। तो इसका हमको विशेष रूप से ध्यान जरूर देना चाहिए। अब बात आती है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में भोजन के 8 नियम बताए गए हैं। उसे कहा गया है अष्टविध आहार विशेष आयतनानी। क्या है वो? प्रकृति, नेचर ऑफ द फूड, कैसा भोजन है, शाकाहारी है या मांसाहार है, फल है, सब्जी है। आहार की प्रकृति देख करके हमको सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार की आहार है, उसके बारे में हम विचार करें। प्रकृति, करण का मतलब होता है संस्कार, संस्काराम गुणांतराधानम। संस्कार का तात्पर्य होता है कि यदि होता है कोई चीज आपको नुकसान करती है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। मैंने एक सज्जन को कहा कि आप जो है स्प्राउटेड सीड्स को सवेरे लिया करिए। ये मैं अनुभव पेशेंट से सीखता हूं। एक लोक सेवा आयोग में अधिकारी थे, मेंबर थे, उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप स्प्राउटेड सीड्स को लिया करिए। तो जब मैं दोबारा इंटरव्यू लेने गया 1 महीने के इंटरवल के बाद, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने सजेस्ट किया था कि स्प्राउटेड सीड्स लेना चाहिए। मैंने शुरू किया, मुझको बहुत गैस बनती है, इंडाइजेशन होता है, और पता लगा वो सीड्स एज सच हमारे स्टूल के साथ निकल जाते हैं। तो मैंने अनुभव से उनको एक सजेस्ट किया कि आप ऐसा किया करिए कि इस स्प्राउटेड सीड्स को कपड़े की पोटली में लपेट के बॉइल्ड वाटर में 5 मिनट के लिए डिप कर दीजिए। पानी को बॉइल करके उतार लीजिए और उसमें आप डाल दीजिए पोटली को, और निकाल करके तब उसको आप सेवन करिए। द मोमेंट ही स्टार्टेड टू कंज्यूमिंग द स्प्राउटेड सीड इन सच ए मैनर, ही वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, इट वाज वेरी यूजफुल। तो आपको संस्कार करने से उसको थोड़ा सा आपने सीज दिया, गर्म कर दिया, तो उसके अंदर का वो दुर्गुण था वो समाप्त हो गया। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं। आपको दही सूट नहीं कर रहा है, आपको तक्र पीने से नुकसान होता है, और तक्र को जब आप कढ़ी बना देते हैं, दही की जब हम कढ़ी बना देते हैं, तो संस्कार करने के कारण उसके अंदर गुणों का अंतर्धान हो जाता है और वो आपको सूट करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो संस्कार जो होता है वो करण कहते हैं संस्कार को। तो संस्कार भोजन का करने के बाद आपको सेवन करने के लिए कहा गया है। आज आप देखते हैं कि बराबर सोशल मीडिया आपको कह रहा है कि कोरोना के लिए आप भाप लीजिए, गर्म पानी पीजिए। सीधा सा कारण है, एक्सेसिव टेम्परेचर पर जो वेपर्स अंदर जाती है वो कोरोना वायरस के लिए सूटेबल नहीं है। तो दे विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कोरोना वायरस इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमको सेवन करना है उष्ण जल। उष्ण जल कभी नुकसानदायक नहीं होता, इसको हम कहते हैं कोष्ण जल। कोष्ण जल का तात्पर्य होता है ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा। तो हमको कोष्ण जल का सेवन करना चाहिए। तो प्रकृति कर्ण संयोग, संयोग का तात्पर्य होता है कि 2 चीजें, घी बहुत लाभकारी है, शहद बहुत लाभकारी है, लेकिन घी और शहद को बराबर मात्रा में यदि आप मिला देंगे तो ये पॉइजनस हो जाएगा। तो आपको संयोग का ध्यान रखना है कि आप देख रहे हैं आजकल हम क्या करते हैं कि लोगों की प्रवृत्ति है, शादी की पार्टीज में जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लिफाफे की मोटाई, लिफाफे का वजन देख के आपके दिमाग में ये विचार आता है, आपके मैंने कुछ लोगों के, कि जो चीजें जितने आइटम्स है वो सब खाना हमारा अधिकार है। तो पता लगा गरम गरम जलेबी खा रहे हैं और दूसरी तरफ आपने आइसक्रीम भी खा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको विरुद्ध है। ये तो आपको सेवन करने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के भोजन का आप प्रयोग लगातार साथ साथ में न करें। तो प्रकृति करण संयोग, राशि, राशि का मीन्स क्वांटिटी,
The quantity should be consumed according to your constitution and nature of work. कितना भोजन आपको करना है जी आपको जानना चाहिए। राशि, देश, देश मीन्स किस देश में आप हैं। मैं साउथ इंडिया अपने बेटे के पास गया, मदुरई, मैं 7 दिन रहा, 7 दिन तक मुझे गेहूं का धान का आने का दर्शन नहीं हुआ। तो वहां केवल बड़ा और यही चीजें जो खाने को मिलता था, इडली। तो आपको उस भोजन को सेवन करना है देश के अनुकूल। क्यों? जामनगर में आप जाइए गुजरात में, तो मट्ठे को एक टंकी में भर के रखते हैं और एक एक आदमी खाना खाने के पहले 7-7 गिलास 8-8 गिलास तक्र पीता है। और वो तक्र जो है पाचन के लिए लाभकारी है। वहां के सर्कमस्टांसेस में, वहां की भूमि में, वहां के एटमॉस्फेयर में वो लाभकारी है। तो आपको देश के बारे में ध्यान रखना है। तो प्रकृति, करण, संयोग, रास, देश और काल, काल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजरे की रोटी आपको शीत ऋतु में, ठंडक में बाजरे की रोटी आप खाएंगे, उष्मीरी होता है, आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। तिल का सेवन आप करेंगे सर्दियों में, आपको लाभ पहुंचाएगा। अगर इसका सेवन आप गर्मियों में करेंगे तो आपको नुकसान करेगा। तो आपको काल देखना है कि किस काल में क्या भोजन कर रहे हैं। दूसरा, रात्रौ दध्यम परजये, रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो आपको समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उपयोग संस्था, उपयोग संस्था में यूजर्स के नियम है। नियम क्या होते हैं? बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे भोजन करना चाहिए, भोजन को प्रॉपर्ली बैठ करके करना चाहिए। हमारे पास सब काम के लिए समय है, भोजन के लिए हमारे पास समय नहीं। सेमिनार्स हो रही हैं, खड़े खड़े हम लोगों ने एक थाली में सब कुछ इकट्ठा परस लिया और खड़े खड़े हम खा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। घरों में भी हम टेलीविजन चला के रखते हैं और भोजन करते हैं। भोजन के समय टेलीविजन देखना निषिद्ध है। भोजन को आप प्रणाम करते हुए अन्न को प्रणाम करिए, अन्न और भोजन को बनाने वाले को भी मन में प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अन्न में भगवान है और जिसने बनाया हुआ है उसके लिए आप इसका प्रयोग जरूर करें। हमारे साथ डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह बैठे हुए हैं, एक हमारे गार्जियन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ करते थे, बाबूलाल मिश्रा जी, अभी हैं वो। तो वो जब भोजन करते थे उनसे मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी कि भोजन करते समय पहला स्वाद वो बोलते थे, भोजन मुंह में गया नहीं, क्योंकि मुंह से निकला वाह क्या दिव्य भोजन है। तो हम और डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह साथ भोजन कर रहे थे उनके, तो गिरीश कुमार सिंह ने कहा डॉक्टर जीके सिंह ने कि अरे पंडित जी, गुरु जी, इसमें तो नमक नहीं है आपकी सब्जी में। बोला नमक ही तो नहीं है, बाकी तो भोजन दिव्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये भी कारण होता कि आप कहते, चिल्ला के कहते अरे आपने नमक नहीं डाला, एक ये कहा कि अच्छा भाई थोड़ा नमक और दीजिए। तो आपको भोजन करते समय अपनी मन की प्रवृत्ति को शांत रख करके भोजन बनाने वाले की प्रशंसा करते हुए और भोजन की प्रशंसा करते हुए आप सेवन करेंगे तो आपके जो एंजाइम्स हैं उनका प्रॉपर सीक्रेशन होगा, फलस्वरूप आपका भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उपयोगिता, उपयोगिता मीन्स द पर्सन हु इज यूजर, जो भोजन कर रहा है उसके अनुसार भी भोजन करना चाहिए। उपयोगिता का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम भोजन करना चाह रहे हैं, हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है। तो यू विल हैव टू डिसाइड योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर टेम्परामेंट, एंड द फूड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, किसी दूसरे के अनुसार नहीं, हमारे लिए। पथ्य क्या है? पथ्यम यथोक्तम मत्सव्यम, मन को प्रिय होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होती है उनको मांस से बहुत लाभ मिलता है। तो बिना बताए हुए मांस का सेवन करना यद्यपि यह अपराध है, लेकिन उन लोगों को मांस का सेवन बिना बताए हुए संस्कार करके मिला करके प्रयोग करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि छाग मासम पयश्छागम छाग सर्व ससर्करा छागोपसेवा शयनम छाग मध्य तो यक्ष्ण। बकरी का दूध, बकरी का घी और बकरी का मांस और बकरियों के आसपास रहना, ये आपका एंटी ट्यूबरकुलर होता है। मैं भारत सरकार में काम कर रहा हूं, आयुष NTEP कोलैबोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज ए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप मेंबर। मैंने इसको सजेस्ट किया, मैंने कहा ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट या बकरियों के पास रहता है तो हमें देखना चाहिए। देखा गया कि इसमें एक प्रकार की आयोडीन स्मेल निकलती है बकरी में से, और उस आयोडीन स्मेल के साथ पास में ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाता।
इसलिए बकरी का दूध, बकरी का मांस ये लाभकारी होता है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में। तो हमको देखना यह है कि जो चीजें हमारे शास्त्र में बताई गई हैं उनके पीछे साइंटिफिक फुटिंग है और उनके बारे में हमें को जानकारी जरूर देना चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहूंगा कि विरुद्ध भोजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम सभी लोग करते हैं। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विरुद्ध भोजन ना करता हो। आप सब लोग घर में रायते का सेवन करते हैं। दही को हमेशा शुगर के साथ में प्रयोग करने का विधान है, दही को शुगर के साथ। और दही में नमक मिलाना, दूध में नमक मिलाना, ये जो है विरुद्ध है। इट इज कॉन्ट्ररी डाइट, और दिस कॉन्ट्ररी डाइट में रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द एलर्जी। एलर्जी डज नॉट मीन it must precipitate immediately after taking something. Allergy means it may precipitate even in the absence of allergens. Whatever allergens you are taking, आज आपने कोई चीज खाई, पता लगा कि 10 साल के बाद में आपको कोई परेशानी पैदा हुई। आज आप ल्यूकोडर्मा के जो पेशेंट दिखाई पड़ रहे हैं जिनको सफेद दाग होता है, most of the patients are the resultant of the incompatible diets. तो हमको आज भी विचार करना चाहिए। इसलिए पाइन एप्पल का जो रायता होता है दही के साथ शुगर मिला के आप उसको सेवन करिए, बहुत लाभकारी है। दही सेवन करना है तो उसमें गुड़ मिलाइए, खांड मिलाइए, लेकिन आपको नमक मिला के सेवन उसका नहीं करना चाहिए। और विरुद्ध भोजन का तात्पर्य, नंबर ऑफ द एलर्जिक डिसऑर्डर्स आर वेरी प्रोन इन द कंट्री, नॉट ओनली इन कंट्री, एवरीवेयर ड्यू टू द इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ द डाइट। तो हमको एलर्जी के रोगी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि साहब आपकी बीमारी में तकलीफ यह है कि आपको एलर्जी है। आपने जांच कराया, पता लगा 25 चीजों की लिस्ट आ गई कि आपको आलू के छिलके से, सरसों के तेल से, प्याज से, लहसुन से, जस्ट से, स्मोक से एलर्जी है। आपने जांच कराने के बाद हाइपोसेंसिटाइज करा लिया, पता लगा 50 चीजों से तो हाइपोसेंसिटाइज करा लिया, नई 50 चीजें आपको 3 महीने के बाद फिर शुरू हो गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस प्रकार से इन भोजनों को सही तरीके से प्रयोग करना है। इसके साथ साथ में आचार्य सुश्रुत ने 12 आसन विचार, इतने महत्वपूर्ण चीजें बताई गई विश्व के किसी चिकित्सा वाङ्मय में भोजन के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई। 12 मीन्स 12। क्या बताया? शीत उष्ण, ठंडे भोजन का प्रयोग। हम जानते हैं कि कोई चीज बना के रख दी, सब चिल्ड हम ले रहे हैं। फ्रिज में रखा हुआ कोई भोजन लाभकारी नहीं होता। सामान्य तापक्रम पर खाने वाली चीज आपको प्रयोग करना चाहिए। हमेशा ताजा भोजन सेवन करना चाहिए। ये बासी भोजन का जो चलन हो गया है, फ्रिज में रखने वाली जो कल्चर हो गई है, वो अत्यंत नुकसानदायक है। और माइक्रो लेवल पर जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दी जर्मिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ द सर्टेन जर्म्स आर देयर इवन इन द कांस्टेंट टेम्परेचर। उस कम टेम्परेचर पे भी कुछ आपके माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं जो आपको लंबे समय में तमाम तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर तीसरे व्यक्ति को आप देख रहे हैं गैस की शिकायत हो रही है। कारण यही है कि हम लोग जो है ताजा भोजन करना सबसे ज्यादा लाभकारी है। दूसरा, उष्ण भोजन का तात्पर्य है कि गर्म भोजन आप करेंगे तो साथ में किसी प्रकार की किसी माइक्रोब्स को आपके शरीर में जाने की खतरा नहीं है। स्निग्ध भोजन, सूखा सूखा भोजन कभी नहीं करना। स्निग्ध भोजन का तात्पर्य है एक नून अमाउंट ऑफ दी फैट इज डिजायरेबल, जरूरी है। देसी घी भी आवश्यक है। देसी घी के बारे में आपको एक चर्चा करना चाहूंगा कि काउज घी इज सपोज टू बी वन ऑफ द वंडरफुल थिंग। कोलेस्ट्रॉल के जो रोगी हमारे हैं जो कहते हैं कि हमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हरिमोहन शर्मा ने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया और उन्होंने पेपर पब्लिश किया कि काउज घी हैज गॉट ट्रिमेंडस क्वालिटी टू इंक्रीज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट इज सपोज टू बी गुड कोलेस्ट्रॉल एंड हैज गॉट द टेंडेंसी टू डिक्लाइन बैड कोलेस्ट्रॉल। हमारे श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, सीएमओ साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पेपर इतना पॉपुलराइज हुआ कि साइमल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड रिसर्च वर्कर्स ने काम किया और देखा कि गाय के घी में वो क्षमता है कि वो जो है एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ये क्षमता है। तो गाय का वो देसी घी जो गाय के दूध को दही बना करके, मथ करके और गर्म करके निकाला जाता है,
जो मलाई को या फैट को निकालने के बाद में सीधे घी बना देने से उसके अंदर ये गुण नहीं आ सकते। केमिकली इट इज इंटायरली डिफरेंट। तो हमको उस घी का प्रयोग करना चाहिए अगर उपलब्ध हो तो आपको गाय का घी। दूसरा, रिफाइंड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा घातक हृदय रोगियों के लिए, सीनियर सिटीजन्स को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को रिफाइंड का घर में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। आपको या तो सरसों का तेल प्रयोग करना चाहिए या मूंगफली का तेल प्रयोग करना चाहिए, और उसी के साथ में अगर आपको पूरी बनाना है, पराठा बनाना है, या गाय का देसी घी, तो आपको निश्चित रूप से स्निग्ध भोजन का आपको लाभ मिलेगा। एककालिक भोजन, द्विकालिक भोजन, हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्रेकफास्ट मस्ट बी जस्ट लाइक प्रिंस। भोजन जो करना है ब्रेकफास्ट बिल्कुल राजकुमार की तरह करिए, अच्छी तरह से डट के करिए। लंच को राजा की तरह करिए और डिनर को भिखारी की तरह करिए। डिनर का प्रयोग कम से कम भोजन होना चाहिए, मिनिमम भोजन होना चाहिए, जिससे आपको अच्छी नींद आए और आपके शरीर को लाभ मिले। औषधि युक्त आहार जिन लोगों को सूट नहीं करता, जैसे हमारे पास बहुत से वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, सभी सहयोगी बैठे हुए हैं, गैस की शिकायत होती है। एक छोटा सा मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूं। हिंगवाष्टक चूर्ण, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें हींग के साथ 8 चीजें और पड़ती हैं। इस हिंगवाष्टक चूर्ण का 1 चम्मच माने 5 ग्राम की मात्रा देसी घी में सान लीजिए। गाय का घी उपलब्ध हो तो ठीक है, अदरवाइज जो घी उपलब्ध है उसमें सान लीजिए। सानने के बाद पहले कौर में मिला करके चबा चबा के धीरे धीरे खाइए और उसके बाद भोजन शुरू करिए। तो आपको गैस की शिकायत कम हो जाएगी और आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, भोजन अच्छी तरह से पाचन होगा, आपको मोशन ठीक होगा और आपको भोजन में रुचि पैदा होगी। तो ये आपको सामान्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। और मिताहार की मैंने बात कही कि आपको एक्सेसिव डाइट से बचना चाहिए, अधिक भोजन न करें। शमन आहार और सामान्य आहार, हमको ध्यान रखना है कि हमको अगर किसी आदमी को अस्थमा की शिकायत है, श्वास की तकलीफ है, तो हमारे यहाँ क्या कहा गया है? यत् किंचित कफवातग्नम भेषजम अन्नपानमि तदेते स्वादकिने उष्णम वातानुलोमनम। यत् किंचित कफवातग्नम उष्णम वातानुलोमनम भेषजम पानमन्नम हे तदेते स्वादकिने। श्वास के रोगी के लिए, खांसी के रोगी के लिए आपको ध्यान करना है, कफवातग्नम उष्ण होना चाहिए, गर्म होना चाहिए तासीर उसकी। और जैसे अदरक है, सौंठ है, अदरक कहिए उसको, काली मिर्च है, तुलसी है, पिपली है, हल्दी है, ये सारी चीजें जिनकी की तासीर गर्म होती है, वो श्वास और खांसी के रोगियों के लिए अमृत हैं और इस ऋतु में उनको विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो अग्नि के संदर्भ में मैंने आपको चर्चा किया कि अग्नि का ध्यान रखते हुए आपको भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जो बैलेंस डाइट की आप बात करते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर और विटामिन, ये आपके जो घटक बताए गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं, ये बहुत ही एक बौनी परिभाषा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस थिंग, आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक भी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और भोजन की विधि, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ सूक वर्ग, सिम्बी वर्ग, धान्य वर्ग, इन सभी के बारे में जो हमारे यहाँ चर्चा की गई, तो उनको जब आप सेवन करेंगे, फल वर्ग, शाक वर्ग, मांस वर्ग, दुग्ध वर्ग, ये सारा कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, इट इज सपोज टू बी आइडियल बैलेंस डाइट। यही परंपरा हमारे यहाँ थी, इसलिए हमारे यहाँ षडरस भोजन बताए गए हैं। षडरस का मतलब मधुर, मीठा, अम्ल, लवण और 6 रसों से हमको इसका सेवन करना चाहिए। एक जगह मैं भोजन करने गया तो एक सज्जन ने हमसे कहा कि ऐसा है कि आप जो है बहुत तेज भूख लग रही थी, तो हमने कहा कि देर हो गई, जल्दी करिए, भोजन बहुत सेमिनार का कार्य चल रहा था, 10:30 बज गया, 10:30 बजे डिनर का टाइम था, तो उन्होंने सज्जन ने फटाफट भोजन कराया। भोजन करने के बाद उनकी श्रीमती जी आई, वो कहती है कि सर अरे गड़बड़ हो गई, सूप बना के रखा था मैंने आपके लिए, वो सूप आपको नहीं दे पाया। मैंने कहा आप सूप दे दीजिए, मैंने बाद में सूप पिया। तो साथियों, मैं बताना आपको यह चाहता हूं
कि वो शीत प्रदेशों में, ठंडक में, जहां अग्नि उनकी प्रदीप्ति नहीं होती, तो उन लोगों को अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए सूप का सेवन पहले करते हैं, एपिटाइजर। जिस व्यक्ति को भूख तीव्र लग रही हो तो उसको सूप की जरूरत नहीं है, वो सीधे भोजन करना प्रारंभ करे। और मधुर रस का सेवन अंत में जो हम करते हैं, मधुर रस का सेवन हमको प्रारंभ करना चाहिए, जिससे आपको सेलिब्रेशन होगा, आपके स्टमक में जो बोधक कफ है, श्लेषक कफ है, उसकी प्रवृत्ति होगी और भोजन का प्रारंभिक पाचन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस 6 रसों के भोजन का जब आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपका भोजन बैलेंस्ड है और आपको इसका लाभ मिल रहा है। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपके भोजन में सामान्य रूप से, अब आपके सामने प्रश्न होगा कि इतनी सब जानकारी देने के अलावा आज आप देख रहे हैं कि मांसाहार में अपने एक गुण है। ऐसा नहीं है कि मांसाहार को मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूं। कुछ हमारे मित्र बैठे हुए हैं, अगर मैं मांसाहार के बारे में कहूंगा, डॉक्टर जीके सिंह जी बैठे हुए हैं, इनके बेटे का मैं एक आपको उदाहरण बताऊं कि वो इतना प्रिय उसको है कि वो जो है मंगलवार को रोज जल्दी सो जाता था पढ़ने के बाद, 12 सवा 12 बजे तक जग रहा था। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम अभी 12 बजे तक जग रहे हो, क्यों जग रहे हो? कि साहब वो मीट रखा हुआ है फ्रिज में और मंगलवार 12 बजे खत्म हो जाएगा, वो 12 बजे के बाद बुधवार लग जाएगा तो मैं मीट खा लूंगा। तो ऐसा मीट के प्रति जिनको अफेक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि उसका दोष नहीं है। मीट के लिए भी हमें बताया गया है कैसे आप सेवन करें, कौन सा मीट खाएं, किस प्रकार के जानवर का मीट आप सेवन करें, किस प्रकृति के लिए कौन सा मीट लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि व्हाइट मीट कैन बी गिवन। आपको व्हाइट मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, आप जो है इसका सेवन कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं। मछली के अंदर जो लाइपोप्रोटीन होती है, ये लाइपोप्रोटीन बहुत ही रिच होती है और ब्रेन के टिश्यू से मिलती है। इसलिए आप देखते हैं कि बंगाली लोगों का ब्रेन बहुत फास्ट होता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हर आहार के अपने गुण भी हैं, दोष भी हैं। तो आज बहुत आश्चर्य की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि संपूर्ण विश्व आज शाकाहार की तरफ दौड़ रहा है। और शाकाहार में भी सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। तो आज सात्विक आहार किन के लिए? विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए हमें सात्विक आहार करना चाहिए। सात्विक आहार में क्या क्या आता है? गेहूं, साबूदाना, मूंग, फलों में नींबू, किशमिश, ताल मखाना, परवल, लौकी, गोदुग्ध, कोघृत, मक्खन और दही। ये आपका जो है सामान्य रूप से शाकाहार है, ये सात्विक आहार है। राजस आहार में मक्का, सावा, कोदो, कुल्थी, आम, अनार, फालसा, नाशपाती और बेल। तामस आहार में चावल, उड़द, अरहर, सोयाबीन, अंगूर, संतरा, नारियल, तरबूज, खरबूजा, कटहल, ये सामान्य रूप से तामस प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें सत्व न हो, सत्व की मात्रा कम होती है, तम बढ़ाने की मात्रा अधिक होती है। साथियों, स्वाभाविक रूप से हमको एक ध्यान देना चाहिए कि हमको नेनुआ, लौकी, करेला, परवल, तरोई, इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। कोहड़ा, कटहल, बैंगन, अरवी, उड़द की दाल, इनके सेवन से यथासंभव बचना चाहिए। लगातार इनका प्रयोग न करें। आज कोहड़ा खाया है तो कल अरवी न खाएं, बैंगन न खाएं, क्योंकि लगातार यदि आपने गुरु और गरिष्ठ भोजन का सेवन किया तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में परेशानी पैदा हो सकती है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि इन आहार में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत से साथियों को गठिया की शिकायत है, और इस ऋतु में विशेष रूप से आपको ध्यान ये देना है कि आपको गठिया के पेशेंट्स के लिए सहजन की फली, इसे आप कहते हैं ड्रम स्टिक, मुनगा, इससे उत्कृष्ट कोई औषधि नहीं है। उसका हम प्रयोग करें। देखिए साउथ इंडिया में सांबर वगैरह में हमेशा सहजन की फली डालते हैं। तो सहजन की फली का प्रयोग दाल में डाल करके, सब्जी बना करके, जैसे भी आप कर सकते हैं, इसका अचार बना करके इसका प्रयोग जरूर करें। सहजन के बारे में यह बताया गया है कि इसकी पत्तियों को 100 ग्राम पत्तियों की, 25 ग्राम पत्तियों की चटनी के अंदर 2 केला से अधिक आयरन,
4 गाजर से ज्यादा विटामिन ए, 1 गिलास दूध से ज्यादा कैल्शियम और अन्य खनिज लवण रहते हैं, तो आपको पार्टिकुलरली उस बेल्ट में जहां पर कि नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों को बहुत हो रही है, उस ट्राइबल बेल्ट में इसका प्रयोग किया गया। इस पत्ती की चटनी का प्रयोग करवाएं, तो पत्ती की चटनी प्रयोग करने से विटामिन ए की जरूरत नहीं पड़ी। इसी की पत्तियों की चटनी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी में बहुत लाभ मिलता है। तो साथियों, हमको प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग करना चाहिए, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि आज मल्टीग्रेन का कल्चर आपके सामने आ रहा है, एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। पहले क्या था कि एकदम महीन बारीक मैदा की रोटी बनती थी, आज हम उससे बच रहे हैं। अमेरिका वगैरह जगह में आप जाइए तो आपको बिस्किट मिलेंगे, किसके? चोकर के, क्योंकि यहां जो आप आटा पा रहे हैं उस आटे में चोकर नाम की चीज नहीं है। गांव में पहले आटा हम पिसवा के लाते थे तो माँ हमारी उसको चलनी से छानती थी, इसमें चोकर निकलता था, उस चोकर को बैल गाय भैंस वगैरह को दे दिया जाता था। आज वो चोकर आपके लिए बहुत आवश्यक है। इंटेस्टाइन कैंसर के पेशेंट्स की बढ़ती हुई संख्या का कारण यही है कि आप भी मैदा जैसे भोजनों का सेवन कर रहे हैं। तो आपको फाइबर का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए अपनी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए। तो आप प्रयोग करें, कैसा करें? गेहूं, जौ, चना और सोयाबीन, इनका आप रेशियो बनाएं, चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 2 किलो जौ और 1 किलो सोयाबीन, इसको मिलाकर के आप आटा बनाएं और इसकी चपाती आप खाएं, तो आप महसूस करेंगे कि इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मिलेट्स की बात हम करते हैं। उन अन्न को, भारत में अन्न की जो कमी हम जो देख रहे हैं कि हमारी जो अनफर्टिलाइज्ड, अनइरिगेटेड लैंड है, इसमें पानी बहुत कम लगता है। बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, ये सारी चीजें इतनी एनरिच होती हैं कि आपको आश्चर्य होगा जान करके कि रागी के अंदर आप देखेंगे कि 37 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है गेहूं और चावल से। आपका कोदो है, सावा है, जो चावल आपका होता है, इसे कहते हैं साठी चावल। उस साठी चावल को डायबिटीज के रोगियों के लिए इसको इंडिकेटेड है। आप भरपूर सेवन करें, चावल खाएं। साठी चावल 60 डे की क्रॉप होती है, 60 दिन की। और जो व्रत में महिलाएं उस चावल का सेवन करती हैं, वो चावल जो है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके गेहूं और चावल से बहुत कम होती है। इसका आप बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको यह जानना चाहिए कि हमको क्या सेवन करना है, क्या सेवन नहीं करना है, ये बहुत आवश्यक है। अंत में अधिक समय न लेते हुए कि ऑलरेडी 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आपको षड रस आहार सेवन करना चाहिए। मीठा अवश्य खाना चाहिए, खाने के साथ में अन्य कोई मिठाई नहीं है तो गुड़ का सेवन करें। गुड़ लाभकारी है, शुगर नुकसान करती है, आपको गुड़ का सेवन करें। ऋतु के अनुसार आप भोजन करें। उस जैसा हमारे यहाँ परंपरा है, आप देखते हैं कि संक्रांति के समय में पूरे भारतवर्ष में, देश के कोने कोने में तिल से बने हुए पकवान आपके सामने आते हैं, चाहे गजक हो, चाहे तिल के लड्डू हो, चाहे आपको आप देखेंगे संपूर्ण विश्व में, चाहे गुजरात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आपको सब जगह तिल का प्रयोग मिलेगा। तो उसी प्रकार से हमको देश और काल के अनुसार इनका भोजन जरूर करना चाहिए। दूसरा, मात्रा शीर्षात याद रहे हमेशा से, इसको विशेष ध्यान रखें। आपका मन अभी जवान है, युवा है, लेकिन पाचन शक्ति आपकी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। तो आपको मन को शांत करके अपनी पाचन शक्ति, अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार, अपने नेचर ऑफ वर्क के अनुसार भोजन की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। काल भोजनम, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है काल भोजनम। भूख लगने पर खाया हुआ कोई भी अन्न आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और बिना भूख के खाया हुआ अमृत भी आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो काल भोजनम, समय, जो भोजन का सही काल है उस समय भोजन करना चाहिए। अग्नि के सापेक्ष भोजन करिए, जैसी भूख लग रही है उसी हिसाब से भोजन करिए। रोगानुसार पथ्य लें, पथ्य जो है रोग के अनुसार जरूर सेवन करें। और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको
कोई तकलीफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हो रही, पेट की बीमारी है, तो आपको मूंग की दाल की खिचड़ी अगर रिकमेंड की गई है उसको जरूर लें, उसका संस्कार करें। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सेमिनार था, उस सेमिनार में चीफ स्पीकर में ही था, दिल्ली में होटल हंस में प्रोग्राम था। मैं यहां से गया, आई वॉज नॉट इन द पोजिशन टू मूव। एयरपोर्ट तक पहुंचने में, इलाहाबाद तक, मैं बड़ी मुश्किल में सहयोग लेके किसी को गया। एयरपोर्ट में मुझे लग रहा था कि मैं ब्रीफकेस कैसे लेके जाऊंगा। 7 दिन तक लगातार प्रॉपर्ली भोजन नहीं कर पाया था, बहुत तेज मुझे तकलीफ हो रही थी, पेट की तकलीफ थी। मैं वहां गया और वहां जाकर के मेरे मन अनुकूल सब चीजें मिली। भारत सरकार के सेक्रेटरी, सारे गेस्ट थे, मेरा व्याख्यान हुआ। मैंने वहां पर 1 घंटे व्याख्यान दिया और व्याख्यान देने के बाद उस होटल में रात को जब मैं पहुंचा तो मन मेरा काफी अच्छा था और मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैंने होटल के मैनेजर को बुलाया, मैंने उससे पूछा भाई आपके यहाँ क्या क्या मिलेगा, उसने तमाम चीजों के नाम बताए। मैंने कहा क्या खिचड़ी मिल सकती है? तो वो जो वहां का शेफ था वो पूर्वांचल का था, आजमगढ़ का। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप चिंता नहीं करिए, आपको ऐसी खिचड़ी खिलाएंगे आप याद करेंगे। वो खिचड़ी लेके हमारे लिए आया और मैंने खिचड़ी के साथ साथ में पापड़ लेके आया रोल किए हुए, और खिचड़ी पूरी संस्कारित थी, खूब जीरा बीरा का फर्स्ट क्लास तड़का लगा के देसी घी में। और उसने भर करके एक कटोरे में, जिसका हमने जिंदगी में कभी घर में कभी खाया नहीं था, वो खिचड़ी लेकर आया। मैंने उसका सेवन किया, तबीयत प्रसन्न हो गई, मैंने पूरी तरह से सेवन किया और उसी खिचड़ी के खाने के बाद दूसरे दिन से मेरा पेट ठीक हो गया। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको मन के अनुकूल संस्कार किया हुआ जो भोजन है, और उस खिचड़ी की कीमत क्या थी? 1200 रुपए। होटल में जो बिल था जो हमारे पास आया, वो हालांकि पेमेंट हमें नहीं करना था, ऑर्गेनाइजर्स को करना था, लेकिन बिल पर साइन करना होता था। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि मन के अनुकूल बना करके भोजन दीजिए। बच्चा है कोई, ये तो उसको सूट नहीं कर रहा है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि दूध सूट नहीं करता बच्चे को, और मैं उन बच्चों को 3-3 लीटर दूध पिलाया हूं। आपको दूध को किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैसे संस्कारित करना है, किस मात्रा में देना है, किसके साथ देना है, ये आपको निर्धारण करना है। इस प्रकार से यदि भोजन को आपने विधि पूर्वक प्रयोग किया तो यही भोजन आपके लिए अमृत का काम करेगा। यही भोजन यदि आपने सही ढंग से प्रयोग नहीं किया तो यही आपके लिए विष का भी काम करेगा। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भोजन का अनादर न करें। और ये बड़ी अच्छी स्कीम चली है कि अगर आप यहाँ खाना बचता है तो आप जिसके तो भोजन जाएगा, किसी नीडी आदमी को भोजन का प्रयोग करने के लिए आएगा, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्टेप है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय की इस परिकल्पना से कि एक माह जो हमारा पोषण माह था सितंबर का, इस पोषण माह में मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री RS वर्मा साहब का, कि जिन्होंने इतने सदस्यों के साथ में आज हमें उन सब चीजों को रखने का अवसर प्रदान किया जो कि उनके लिए, उनके मित्रों के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए, ये 4 व्यक्तियों ने भी इसका लाभ उठाया। तो मैं अपने इस व्याख्यान को सफल समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे, डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह, डॉक्टर हजारी लाल जी के साथ साथ में इस गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी वर्मा साहब, सुधा प्रकाश जी, श्रीवास्तव जी, और साथ साथ में हमारे सुरेंद्र सिंह जी, सभी ऑफिस बियरर्स, और साथ साथ में सभी सदस्यों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो, धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत डॉक्टर। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर। तोमर साहब एक प्रश्न बताएंगे? बिल्कुल मैडम, एक प्रश्न पूछूं? हाँ मैडम, बिल्कुल पूछिए। तोमर साहब, आपने बहुत ही, और हम लोग स्वस्थ रहेंगे अगर इन सब बातों का पालन किया जाए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने एसोसिएशन के सदस्यों से ये कहना चाहेंगे कि अगर उनकी कोई जिज्ञासा हो तो ये क्या हो गया, कैसे ऐड करें? आएगा अभी आएगा आ जाएगा ना? आ गया। हाँ मैडम, पूछे आदरणीय पूछना चाहते हैं तो जो भी उनकी। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधा प्रकाश जी पूछिए प्रश्न। जी हाँ सुधा प्रकाश जी। अभी
अभी आपने वैसे बहुत अच्छा सब चीजों को बताया, लेकिन दही में नमक डालने के हम मना किया है, और जबकि मट्ठा जो है पाचन के लिए बहुत अच्छा है, तो मट्ठी में तो नमक जीरा दोनों डाला जाएगा ना, तो उसमें नमक ऐसा है मैम, बहुत बहुत आपका उपयुक्त प्रश्न है। देखिए, एक शब्द हमारे यहाँ आया है जिसको कहते हैं हम लोग ओ को साथ में। अब हमारी संस्कृति जो है, पहले लोग मट्ठे को भी नमक मिला के नहीं पीते थे, अब मट्ठे में जो नमक मिला के पीने की संस्कृति है, इसके चलते ये हमको ओ के साथ में हो गया। ओ के साथ मीन्स वी हैव डेवलप्ड एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी हो गई हमारे शरीर में। और तक्र में दही से जो है तक्र बन जाता है, जब मट्ठा बन जाता है, उस मट्ठे में नमक मिलाना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना दूध और दही में मिलाना नुकसानदायक है, पहली बात। और दूसरी बात, तक्र में मिलाने से जीरा और नमक, तक्र का तो अनुपान यही है, तक्र का जो अनुपान है वो जीरक और लवण मिलाकर के ही है। और दही से हम जो कढ़ी बनाते हैं, मैंने जो संस्कार बताया, उस संस्कार में भी आप नमक नहीं मिलाएंगे तो कढ़ी कैसे बनेगी? जी जी, मतलब उसको कच्चे दही को बिना संस्कार के अगर आप, वो नुकसानदायक है, तब नुकसान करेगा। ठीक जी मैडम, ठीक ठीक। मैं बहुत ही मैडम नमक दही खाइए। हाँ मैडम, थैंक यू। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जो उद्बोधन है सर, वो एकदम कमजोर को बलवान और रोगी को निरोगी बनाने वाला सर उद्बोधन है सर, समझ जाइए। डॉक्टर जीएस दुबे जी हमारे बनारस से हैं, आप बनारस से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप नियमित रूप से श्रोता हैं, हमारे कार्यक्रम में साथ रहते हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। माँ गायत्री ट्रस्ट आपने बनाया हुआ है, आप उसके अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है। और गरीबों की बहुत सेवा करते हैं, भोजन बहुत लोगों को कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार, मैं फरहाना सिद्दीकी बोल रही हूँ सर। मैं वीडियो ऑन है तो वीडियो ऑन करें मैडम। वीडियो ऑन कर लूँ जी। नमस्ते सर। हाँ मैडम, हाँ मैडम, नमस्ते सर। सर बहुत अच्छा लगा सुन करके, आपने तो हम लोग को एक जीवन दान दे दिया। जैसे एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, आपने हींग पाचक चूर्ण के लिए जो बताया है कि इसको थोड़ा सा गाय के घी में थोड़ा सा मिला करके खाने के साथ खाएं, तो मैं कितना उसको, उस चूर्ण को कितना मैं उसको, आप चाय का जो चम्मच होता है, उस चाय के चम्मच भर एक चूर्ण ले लीजिए जी, चाय का चम्मच, टीस्पून जी, और उस चूर्ण को देसी घी में सान करके रोटी के पहले कौर में मिला के चबा चबा के खाइए और फिर भोजन शुरू करिए। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है मैडम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, हाँ सुनो। डॉक्टर साहब, ये जो सहजन की पत्ती की आपने चटनी बताई है, जी जी जी, उसमें कुछ और भी मिलाना होगा? देखिए ऐसा है कि ये सहजन की पत्ती के बारे में इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपके ट्राइबल बेल्ट में डॉक्टर रमन सिंह जी जिस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तो एक हम लोगों का कार्यक्रम हुआ था छत्तीसगढ़ में जी। तो उस कार्यक्रम में उनको ये बताया गया कि सहजन इतना लाभकारी है, और उस व्यक्ति ने इसको गांठ बांध लिया और उन्होंने 14,000 पौधे एक दिन में प्लांटेशन करवाया, और हर जगह आपको सहजन का पेड़ मिलेगा। तो उस ट्राइबल बेल्ट में जहां पर नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट थे, तो गांव वालों को कहा गया कि सहजन की पत्ती में पुदीना मिला करके, धनिया मिला करके, नमक, मिर्ची सब मिला करके, टमाटर मिला के आप चटनी बनाइए जी, और आप इसका प्रयोग करिए। बेस रहेगा इसकी पत्ती, सहजन की पत्ती, साथ में आप उसको टेस्ट बनाने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, ओके सब है। और कोई जिज्ञासा किसी की? डॉक्टर साहब, मट्ठा तो आपने बता दिया कि चलिए वो पी सकते हैं नमक और जीरा के साथ, क्या दही भी नमक और जीरा के साथ खाया जा सकता है? क्योंकि हम लोग तो कई सालों से खाते आ रहे हैं। नहीं, आप वही मैंने कहा ना, देखिए कि आपको एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, बिस्कन्या। आपने ये बताया है, चाहिए ये तो आपने बहुत विस्तार दी, और ये भी आपने बताया है कि जैसा देश वैसा भेष वाली जैसे कहावत है,
तो जहां जी। आप रहते हैं उस क्षेत्र के जो सीजन के फ्रूट्स हैं वो सब खाने चाहिए। ये सब चीजें राइट तो राइट राइट। तो वो आप राइट, तो वो दही का मैं ये बताना चाहता हूं कि बिस्कन्या का तात्पर्य है कि बिस समझ किसी में को आ सूट गई नहीं है। करता। उत्तर प्रदेश में या इलाहाबाद या कहते हैं कि सुबह उठने के बाद गर्म पानी 1 या 2 गिलास पीने से मोशन अच्छा हो जाता है। और ये नाश्ते में जैसे हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि हम ब्रेड खाते हैं जो मैदा की होती है, तो तो मैं सर आपके इस मल्टीग्रेन संबंध की में बताना चाहूंगा, किस प्रकार से क्या चीजें खा, बड़ी कृपा हो। हाँ जस्ट मैं बता रहा हूँ सर। ऐसा है कि आपको एक तो गर्म पानी के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है ऊषा पान। ऊषा पान का तात्पर्य प्रातः काल उठ करके अपने अर्थ के हिसाब से 1 गिलास 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी तांबे के पात्र अगर आप सेवन करते हैं तो आपको पेट साफ करने के लिए आपको किसी लोग कहते ही नहीं है, आप बॉडी को कंडीशनिंग करिए। मैं जब सेमिनार्स वगैरह में बाहर जाता था तो मुझे परेशानी थी कि चाय अगर नहीं मिलती प्रयागराज में तो पता लगा कि तब पोषण नहीं होना है, लेकिन मैंने बॉडी की कंडीशनिंग किया और मैं साथ में पानी लेके जाता था थर्मस में। मैंने पानी 1 गिलास पिया और मैं तुरंत पोषण के लिए तैयार। तो आपको बॉडी की कंडीशनिंग करना है और उष्ण जल का सर्वथा आना चाहिए। मल्टीग्रेन की जो बात आ रही है तो मैंने इसको कहा कि अब तो तमाम कल्चर्स में पैक्ड फूड मिल रहा है, पैक्ड फ्लोर मिल रहा है, बड़े आटे के पैकेट्स मिल रहे हैं। हमको प्रयास करना चाहिए, मैं इस प्रयास में हूं। मेरा कोलैबोरेशन चल रहा है एक ऑयल के लिए कि शुद्ध सरसों का तेल लोगों को शुद्ध मिले। कच्ची कहानी लिख के सब देते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल आज आपको जो मिल रहा है वो ऑयल वो भी नुकसानदायक है। तो सरसों के तेल के लिए एक कंपनी ने अभी ऑयल बनाना शुरू किया है। वो ऑयल हमारे यूरोपियन मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग उसका बड़ा प्रयोग कर रहे हैं इंडियंस। तो वो ऑयल भी बहुत जल्दी मार्केट में आएगा। और दूसरी बात, इस फ्लोर के बारे में भी एक कंपनी से मेरी बात चल रही है कि कम से कम रागी, जौ, चना, बाजरा, मक्का, इनके आटे का एक प्रोपोर्शन के ऋतु के हिसाब से, सर्दियों में आपको बाजरा के साथ मिला हुआ और गर्मियों में आपको साथ जौ और मक्का के साथ मिला हुआ किसके साथ कैसे सेवन करना है, ये फ्लोर के बारे में हमने भारत सरकार से भी बात की है। मैं चाहता हूं कि ये चीजें सामने आपके आए और आपको उपलब्धता रहे, केवल ये भाषण तक सीमित न रहे। तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। फिर भी मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मक्के की रोटी को मैं आजकल भी सेवन कर रहा हूं। मक्के का आटा घर से मंगवाते हैं हम लोग इटावा से, और उस मक्के को आटे को ताजी रोटी बना के खाइए तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो आप नहीं खा पाएंगे। बाजरे की रोटी को देसी घी में मिला करके गुड़ के साथ मिला के आप लड्डू बनाइए, बच्चों को खिलाइए। इससे अच्छी कोई स्वीट डिश नहीं है। तो हमको अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज पर जोर देना चाहिए। हमको जो है पिज्जा, बर्गर और नूडल्स की संस्कृति से बच्चों को बचाना है। तो इसके लिए हमको जरूर प्रयास करना चाहिए। और ये चीजें बहुत जल्दी इस कोरोना कालखंड में बड़े प्रचार हुए हैं और बड़ा प्रयास हुआ है। मैं सोचता हूं कि आगे आने वाले समय में ये बहुत जल्दी आपको ये चीजें उपलब्ध होंगी, जिनको के बाहर जब नीम की दतौन अमेरिका के मॉल में बिक सकती है। तो मैंने अभी ये सजेस्ट किया एक कंपनी को कि आप नीम की दतौन, महुआ की दतौन, करंज की दतौन और बबूल की दतौन के ब्रशेस बनाइए और उनको स्टेरलाइज पैक करिए और साथ में एक हैंडल प्रोवाइड करिए जैसे रेजर के साथ देते हैं, और उसमें वो फिक्स किया, लोगों ने ब्रश किया और डिस्पोज कर दिया। आप 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो 10 आप ले गए, आपने लगाया, यूज किया, डिस्पोज कर दिया। तो आपका केवल दांतों को मंजन से धोना नहीं होगा। बबूल की दतौन, आम बिस्किट, करंज की दतौन, इससे आपकी दांत मजबूत होंगे। तो ये सब चीजों के लिए हम लोगों का प्रयास चल रहा है और ईश्वर करेगा आप लोगों की शुभकामनाएं रही तो बहुत जल्दी ये मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। 2 चीज और सजेस्ट करूंगी। धन्यवाद सर। ये रागी जो बहुत यूजफुल है कैल्शियम के लिए। दिल्ली में, बॉम्बे में सब जगह मिलता है, पर इलाहाबाद में बिल्कुल नहीं मिलता है। उसको पॉपुलराइज करवाइए।
बिल्कुल बिल्कुल, रागी के लिए भी मेरा प्रयास है। रागी के बारे में हम आपको डिटेल लिटरेचर भी उपलब्ध कराएंगे और रागी भी मंगवाएंगे। हाँ, मतलब अवेलेबल नहीं है इलाहाबाद में, हम तो दिल्ली से मंगवाते हैं, तो अवेलेबल नहीं है। कोरोना में 9 महीने हमारे पास नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा, और मूंगफली का तेल भी अवेलेबल नहीं होता है। राइट, नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता, ठीक कह रही हैं। हाँ। तो वो पोस्टमैन करके एक बनाता था, आता था मूंगफली तेल। और ये बताइए, मूंगफली का तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता तो नहीं है? मूंगफली का तेल नहीं, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ाता मैम। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और तिल्ली का तेल। अच्छा। तिल भी बहुत लाभकारी है, अलसी बहुत लाभकारी है। अलसी में ओमेगा। जी नहीं, तिल्ली का तेल क्या खाया जाता है? इसमें बिल्कुल खाते हैं लोग, बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा। तो आपको मैं तेल के बारे में अग्रिम महीने में, अगले महीने में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कराऊंगा इलाहाबाद में। राइट, हाँ, बस ये कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उपयोगी सूचनाएं आपने दी हैं। तो अब मैं वर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपने बात कुछ कह करके समापन करेंगे। डॉक्टर श्री आर.एस. वर्मा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तोमर साहब। बहुत आपने बहुत बड़ी जानकारियां दी, बहुत अच्छी जानकारियां दी। और नेट का प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, नेट की जानकारियां दी जो हमको तो हम कर सके। लेकिन अक्सर हम लोग बेहतरीन चीजें अपने आसपास होने के बावजूद भी कभी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन आपने जिस ढंग से बताया है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बताया, विस्तार से बताया। और तो हम लोगों की मैं जिज्ञासा थी उसको भी आप भी बताई। तो ये एसोसिएशन के सदस्य लोग लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे सब लोग। एक अंत में एक जिज्ञासा रह जाती है कि कोरोना से बचाव के लिए, डॉक्टर साहब आपको हम थोड़ा सा कष्ट देना चाहते हैं, कोरोना से बचाव के लिए। हाँ सर, हाँ, आपको आपकी बात कुछ डिस्टर्ब हो रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब बताते हैं। और राइट सर, जी, कोरोना आजकल बहुत फैल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हम रखेंगे ही, मास्क हम लगाएंगे ही, लेकिन फिर भी गिलोय की बटी भी आजकल बहुत प्रचलित है, लोग खा रहे हैं। राइट सर, ये इस समय जो है कोरोना के लिए इस समय विशेष रूप से मेरा अपना मानना है भी पी रहे हैं, तो गिलोय चीज हो। राइट सर, मैं सर तीन चीजें केवल आप उपयोग करें आपकी इम्यूनिटी के लिए, कोरोना से बचने के लिए। पहला काम कि आप सवेरे, अगर कोई व्यक्ति को शुगर नहीं है तो वो अश्वगंधा लेह आता है। अश्वगंधा च्यवनप्राश की तरह होता है, च्यवनप्राश के पेस्ट की तरह बना हुआ है अश्वगंधा लेह, बहुत टेस्ट में भी अच्छा है। आप उसका सेवन कर सकते हैं 1 चम्मच सवेरे। और जिनको शुगर है वो अश्वगंधा का चूर्ण का प्रयोग करें। अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच दूध के साथ, 1 चम्मच ये प्रातः काल करें। और गिलोय घनबट्टी की मिनिमम गोली जो है, 1 सवेरे 1 शाम को भोजन करने के बाद में। और तीसरा, रात को सोते समय अगर आपको च्यवनप्राश, शुगर नहीं है तो च्यवनप्राश लें, अगर शुगर है तो एक प्रवेक प्राश, शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है कैप्सूल, जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। च्यवनप्राश की 48 जड़ियां इसके अंदर हैं। प्रवेक प्राश करके एक कैप्सूल है जिसके अंदर च्यवनप्राश की 48 जड़ी बूटियां हैं। तो एक कैप्सूल रात को खाना है। केवल 3 चीजें आप करते रहें तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर हैंड वॉश, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग आप रखिए और साथ साथ में अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखिए। और ध्यान रहे कि छोटी सी तकलीफ को भी आप इग्नोर नहीं करें। कोई पेट संबंधी तकलीफ होती है, कोई तकलीफ होती है,
तो उसको आप नियमित रूप से सही करें। दूसरा, नया कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। शुगर अगर आपको है तो शुगर में अंग्रेजी दवाई आप खा रहे हैं तो आप उसको किसी डॉक्टर के कहने से छोड़े नहीं। अभी आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। साथ में एडिशनली आप आयुर्वेद दवाई ले सकते हैं, होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं, लेकिन अपनी मूल दवाई, अगर आपको हृदय रोग है, यदि आपको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप अंग्रेजी दवाई बिल्कुल ना लें इस समय, उसका सेवन करें, साथ में आयुर्वेद दवाई आप ले सकते हैं। इसका यदि आप सेवन करेंगे और नियमित भोजन करेंगे और स्वाध्याय करेंगे, दूसरा कॉन्फिडेंट रहेंगे, इसमें फियर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हमारी हर्ड इम्यूनिटी इतनी अच्छी है